Hello everyone. In this class, we will be starting with section number 25. अब सेक्शन 25 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है पार्टनरशिप एक्ट की, जो कि है जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। यानी कि आपको मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज ए एंड बी ने मिलके सी को प्रॉमिस किया है कि हम आपको 1000 रुपीज देंगे। ओके, अब यहाँ पे अगर ए और बी 1000 रुपये नहीं दे पाते हैं सी को, तो सी क्या कर सकता है? सी यहाँ पे ए और बी को इकट्ठे भी सू कर सकता है। यानी कि सी बोल सकता है कोर्ट में जाके कि 500 रुपये हमें को ए से दिलवाइए एंड 500 रुपये बी से दिलवाइए। ओके, लेकिन अगर सी चाहे तो वो सिर्फ और सिर्फ ए के खिलाफ भी सूट लेके आ सकता है। यानी कि सी वर्सेस ए, ऐसा सूट भी हो सकता है। और ए को बोल सकता है कि पूरे के पूरे 1000 रुपये मेरे को तो आपसे ही चाहिए। ओके, और कोर्ट यहाँ पे अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था ए और बी के बीच, ए बी और सी के बीच में, तो ए अकेले को भी कोर्ट बोल सकता है कि 1000 रुपये आप सी को दीजिए। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि बी का क्या हुआ, बी की लायबिलिटी खत्म होगी क्या? यहाँ पे बी की लायबिलिटी खत्म नहीं हुई है। आगे जाके ए जो है वो बी से 500 रुपये मांग सकता है कि 500 रुपये बी को देने थे, 500 रुपये ए को देने थे। अब ए ने बी के पैसे भी अगर दे दिए सी को, तो इस केस में ए जो है 500 रुपीज बी से क्लेम कर सकता है। एंड अगर बी नहीं देता है तो ए जो है कोर्ट में बी के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है। एंड फिर आगे जाके कोर्ट बोल सकता है बी को कि आप 500 रुपीज ए को दीजिए। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट है जॉइंट एंड सेवरल। जॉइंट का क्या मतलब है कि अगर ए ने बी सी ने अगर ए और बी दोनों के खिलाफ सूट फाइल कर दिया है तो यहाँ पे जॉइंट लायबिलिटी हो गई। बट अगर सेवरल लायबिलिटी है, सेवरल लायबिलिटी का भी हमने एग्जांपल देख लिया है कि अकेले ए के खिलाफ ही आप सूट फाइल भी कर सकते हो। ओके, अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 26 के ऊपर। इसको एक बार हम पढ़ते हैं। वेयर बाय the wrongful act or omission of a party acting in ordinary course of the business of a firm or with authority of his partners, loss or injuries caused to any third party or any penalties incurred, the firm is liable therefore to the same extent as the partner. यानी कि अगर यही ए एंड बी की पार्टनरशिप फर्म है और एक ही गलती की वजह से एक थर्ड पार्टी जो है सी, इनको 1000 रुपये का लॉस हो गया एक ही गलती की वजह से। अब यहाँ पे सी जो है वो ए और बी, जो पार्टनरशिप फर्म ए और बी की है, उस पूरी फर्म के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है और 1000 रुपये वो मांग सकता है। अब यहाँ पे गलती तो एक ही है, बट फर्म इस गलती के लिए लायबल होगी। ओके, तो ये हमारा सेक्शन नंबर 26 बोलता है। अब हम आते सेक्शन नंबर 26 के ऊपर, 27 के ऊपर। ये एक सिंपल सी बात बोलता है कि अगर एक थर्ड पार्टी या क्लाइंट ने किसी भी पार्टनर को कुछ पैसे दिए हैं और उस पैसे का पार्टनर ने गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया है, तो फर्म जो है स्टिल दे विल बी बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट और उस लॉस को फर्म को बियर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी की एक पार्टनरशिप फर्म है और इस फर्म का ये काम है कि ये अपनी सर्विसेज जो है, सपोज आर्किटेक्चर का, ये घर वगैरह को डिजाइन करते हैं ए और बी। ओके, तो इन्होंने अब सी का घर डिजाइन किया सपोज। अब सी ने पैसे जो हैं, जो इन सर्विसेज है ए और बी के, इसके जो पैसे हैं, ये 1 लाख रुपए दिए हैं ए को। ओके, तो ए और बी दोनों का जो काम हुआ है उसके जो पैसे हैं सी ने ए को जाके दे दिए 1000 रुपये। अब सॉरी 1 लाख रुपए। अब यहाँ पे ए जो है इस 1 लाख रुपए को अपने पर्सनल काम के लिए लगा देता है और फर्म के जो अकाउंट है वहां पे डिपॉजिट नहीं करवाता 1 लाख रुपए। अब यहाँ पे जो आर्किटेक्चर का इनका सर्विसेज थी, डिजाइनिंग का काम था, वो भी आधा ही हुआ था, पूरा भी कंप्लीट नहीं हुआ था सी का काम। अब यहाँ पे बी बोलता है कि इसने जो 1 लाख रुपए तो अपने पर्सनल अकाउंट में डाल दिए हैं ए ने। ओके, और अब जो है मैं इसमें और काम नहीं करूंगा, इस आर्किटेक्चर के काम में
मैं अब आगे जाके और काम नहीं करने वाला हूँ बिकॉज मेरे को तो पैसे मिले ही नहीं है, सारे के सारे पैसे ने तो ए ने फ्रॉड के जरिए अपने पर्सनल अकाउंट में डलवा लिए हैं। क्या यहाँ पे बी ये काम कर सकता है? बी यहाँ पे ये वाला काम नहीं कर सकता है, और बी विल बी बाउंड टू एक्चुअली परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट। और अब यहाँ पे जो है ए और बी की जो फर्म है उसको लॉस लेना पड़ेगा और एक काम पूरे का पूरा करना पड़ेगा। ओके, आगे जाके बी अगर चाहे तो जो पार्टनर ए है इसके खिलाफ सूट फाइल कर सकता है और उसको बोल सकता है कि जो भी पैसे आपको मिले थे फ्रॉम सी इसको फर्म के अकाउंट में डिपॉजिट करवाओ। ओके, तो ये चीज यानी कि अगर मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हो रहा है इसकी वजह से जो पूरी की पूरी फर्म है उसको भुगतना पड़ेगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट को तो पूरा करना ही पड़ेगा। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 28 के ऊपर, जो कि बात करते हैं होल्डिंग आउट कॉन्सेप्ट के बारे में। अब फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप फर्म है डी ई एंड एफ की। ओके, अब यहां पे डीई और एफ की पार्टनरशिप फर्म है, लेकिन एक पर्सन है जी क्या करता है, वो जाता है एच के पास और वो एच को बोलता है कि आप मुझे डीईएफ के लिए, डीईएफ की जो पार्टनरशिप फर्म है उसके लिए आप मेरे को 2 लाख रुपए का लोन दे दीजिए। और जी बोलता है कि मैं भी इस फर्म का एक पार्टनर हूं। इन रियलिटी जी इज नॉट अ पार्टनर, बट स्टिल जी बोलते हैं एच को कि मैं भी इस फर्म का पार्टनर हूं और आप इस भरोसे के ऊपर डी जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है डीईएफ के नाम से, इसको आप एक लोन दे दो 2 लाख रुपए का। अब यहाँ पे इवन दो जी इज नॉट अ पार्टनर, स्टिल अगर एच डीई और एफ फर्म को लोन दे देता है तो जो हमारा जी है this person will be liable to pay off the loan। तो लोन को पे ऑफ करने के लिए जी भी लाइबल होगा इवन दो ही इज नॉट अ पार्टनर। ओके, बिकॉज इसने ऐसा दिखाया था एच को कि मैं भी एक पार्टनर हूं और अब जी इस रिप्रेजेंटेशन से वो कर नहीं सकता है। ओके, तो ये होल्डिंग आउट का कॉन्सेप्ट है। ओके, इसका क्लॉज नंबर 1 यही बोलता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है क्लॉज नंबर 2, उसको हम रीड करते हैं। वेयर आफ्टर पार्टनर्स डेथ द बिजनेस कंटिन्यूड इन द ओल्ड फर्म नेम, द कंटिन्यूड यूज ऑफ दैट नेम और द डिसीज पार्टनर्स नेम एज अ पार्ट thereof shall not of itself make his legal representatives or his estate liable for any act of the firm done after his death। तो यानी कि सपोज ये डीईएफ की फर्म थी और एफ यहाँ पे मर जाता है, लेकिन जो डीईएफ है जो डी और ई है स्टिल पुरानी जो पार्टनरशिप फर्म का नाम है डीईएफ फर्म, इसी नाम से बिजनेस को चला रहे थे एफ के डेथ के बाद भी। तो क्या यहाँ पे एफ के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स लायबल होंगे? कोई भी आगे जाके अगर लॉस होता है कंपनी का कुछ भी, या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी फर्म करती है, तो इट्स नॉट अ कंपनी सॉरी फर्म। अब यहाँ पे कोई भी आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट फर्म करती है तो उसके लिए एफ के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स क्या बाउंड होंगे? यहाँ पे इन दिस केस एफ्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स विल नॉट बी लायबल फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट दिस फर्म डज, इवन दो डीईएफ का नाम अभी भी सेम ही है, यानी एफ का नाम भी अभी भी कंपनी से जुड़ा हुआ है, स्टिल यहाँ पे एफ के लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती इस फर्म के लिए। ओके, तो ये काइंड ऑफ एक आप मान लीजिए सेविंग क्लॉज है, क्लॉज नंबर 2। ओके, अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 29 के ऊपर। ये बात करता है राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट। अब ये क्या बोलता है? फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी इनकी फर्म थी और सी ने जो अपना शेयर है फर्म में, जो सी का शेयर है वो डी को बेच दिया। अब फर्म सी इस फर्म से बाहर हो गया और अपना शेयर उसने डी को भेज दिया। तो क्या इस केस में डी को जो इस फर्म है इसके प्रॉफिट्स मिलेंगे? इस केस में डी को
फर्म के प्रॉफिट्स जरूर मिलेंगे, बट डी के पास ये राइट नहीं होगा कि वो कंपनी जो फर्म है उसके अकाउंट्स को देख सके। उसके अकाउंट्स को डी नहीं देख सकता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। इस चीज की इंफॉर्मेशन डी को नहीं मिल सकती है, बट डी को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। इसको हम रीड करते हैं क्लॉज 1। अ ट्रांसफर बाय अ पार्टनर ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म either absolute or by mortgage or by creation by him of a charge on such interest does not entitle the transferee during the continuance of the firm to interfere in the conduct of business or to require accounts to inspect the books of the firm, but entitles the transferee only to receive the share of profits of the transferring partner। तो यही हमने पढ़ा है कि डी जो है हमारे वाले एग्जाम्पल में वो कंपनी के जो कंडक्ट है, जो कंपनी की वर्किंग है, उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता है वो, ना ही उसको कंपनी के अकाउंट्स मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसको प्रॉफिट्स मिलेंगे। सेकंड देखते हैं हम इसका, इफ द फर्म इज डिसॉल्व्ड और इफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर, द ट्रांसफरी इज एंटाइटल्ड एज अगेंस्ट द रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिसीव द शेयर ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म टू विच द ट्रांसफरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड। यानी कि अगर जब सी अपना शेयर बेच देता है, उसके बाद सी अपना शेयर जब डी को बेच देता है, उसके बाद कंपनी ही डिसॉल्व हो जाती है। तो इस केस में जो कंपनी ओके, आई वांट टू मेक दिस क्लियर, जब भी मैं कंपनी बोल रहा हूँ तो आप ये मानना कि मैं फर्म ही बोल रहा हूँ, मेरे मुंह में कंपनी चढ़ा हुआ है, बट स्टिल व्हेनेवर आई से कंपनी आई मीन अ पार्टनरशिप फर्म, बिकॉज अ कंपनी और पार्टनरशिप फर्म बहुत डिफरेंट होते हैं। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और पार्टनरशिप जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। अगर कंपनी कोई लॉस करती है या कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसको वो नहीं मीट कर पाती, तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो पर्सनली लायबल नहीं होंगे, वो पर्सनली लायबल नहीं होंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म है और अगर पार्टनर्स कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी बेची जा सकती है। ओके, पार्टनर का जो घर है, कुछ भी, उसकी कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसको आप बेच सकते हो टू मीट दैट कॉन्ट्रैक्ट, और जो लॉस अगर हुआ है इस फर्म को, उसको मीट करने के लिए आप इनके पर्सनल एसेट्स भी बेच सकते हो। लेकिन कंपनी जो है, यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इनके जो पर्सनल एसेट्स, घर वगैरह हैं, वो आप नहीं बेच सकते हो अगर कंपनी को लॉस होता है तो। ओके, एंड दैट इज वाई, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी मैं कंपनी बोलूँ, आप ये मान लेना कि मैं फर्म की ही बात कर रहा हूँ, पार्टनरशिप फर्म की ही मैं बात कर रहा हूँ। अब हमें पढ़ रहे थे कि इन दिस केस जो हमारा जब सी ने अपना शेयर डी को बेच दिया, उसके बाद फर्म ही डिसॉल्व हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है, जो कंपनी के एसेट्स हैं, कंपनी यानी कि फर्म के जो एसेट्स हैं, वो ए, बी और डी तीनों में डिवाइड होंगे। ओके, तो ये चीज है जो क्लॉज 2 यही बोलता है कि डी का ये राइट है कि कंपनी के एसेट्स में जो सी का शेयर था वो अब डी को मिलेगा। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 30 के ऊपर, जो कि बात करता है माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ये क्या बोलता है, इसका हम क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ते हैं। इसका फर्स्ट क्लॉज ये बोलता है, अ पार्टनर हु इज अ माइनर according to the law which he subject may not be a partner in the firm, but with the consent of all partners he may be admitted to the benefits of a partnership। Suppose A, B और C है, and इसमें जो सीनियर मोस्ट पार्टनर है, सबसे बड़ा जो पार्टनर है वो C है। अब क्या होता है कि जो तीनों की तीनों पार्टनर्स हैं, इनको लगता है कि जो C का जो बेटा है D, इसको भी हमको पार्टनरशिप के बेनिफिट्स देने चाहिए। ए, बी, सी तीनों की तीनों कंसेंट करते हैं कि हाँ, डी को हम सपोज 10% ऑफ प्रॉफिट्स देंगे, 10% प्रॉफिट्स देंगे। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है अगर तीनों के तीनों पार्टनर्स कंसेंट कर दे तो। डी एक माइनर है, अभी सिर्फ 10 साल का है, बट स्टिल उसको कंपनी के 10% प्रॉफिट्स मिल रहे हैं बिकॉज ए, बी, सी तीनों के तीनों ने कंसेंट किया। अगर यहाँ पे एक भी पार्टनर कंसेंट नहीं करता है, सपोज ए बोलता है कि मैं इस चीज में कंसेंट नहीं करता हूँ, तो फिर डी को ये प्रॉफिट्स नहीं मिल सकते। हमको यहाँ पे चीज समझनी पड़ेगी कि डी इज नॉट अ पार्टनर इन दिस फर्म। एक माइनर जो है वो कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता है बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट में ही एंटर नहीं कर सकता, तो पार्टनर क्या बनेगा। ओके,
लेकिन यस उसको बेनिफिट्स मिल सकते हैं पार्टनरशिप के। लेकिन अगर इसी फर्म को लॉस हो जाता आगे जाके, तो क्या डी को लॉस की भरपाई भी करनी पड़ेगी? हमारा जो डी है इसको लॉस बेयर करने की जरूरत नहीं है। ओके, और उसकी जो डी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, सपोज क्या डी 10 साल की उम्र में उसने घर वगैरह खरीदे हैं सपोज, तो जो डी की पर्सनल प्रॉपर्टी है वो आप नहीं वो आप बेच नहीं सकते हो अगर फर्म को लॉस होता है तो एक बहुत अच्छा सौदा है डी के लिए कि उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स ही मिलेंगे और लॉस में उसका कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। सेकंड देखते हैं हम इसका, सच माइनर हैज द राइट टू सच शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एज मे बी एग्रीड अपॉन एंड ही मे एक्सेस द अकाउंट्स ऑफ द फर्म एज वेल। तो उसको प्रॉफिट्स मिलेंगे डी को, और एक कंपनी जो फर्म है उसके अकाउंट्स भी देख सकता है, अकाउंट्स भी खुलवा सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है इस फर्म को। थर्ड देखते हैं हम इसका, सच माइनर्स शेयर इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म बट द माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर एनी सच एक्ट। तो यही हमने पढ़ा है कि जो माइनर है इसका अगर कंपनी को कोई या फर्म को कोई भी लॉस हो जाता है, फर्म को अगर कोई भी लॉस हो जाता है उस केस में इस माइनर की पर्सनल प्रॉपर्टी आप नहीं बेच सकते हो। लेकिन ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ए बी और सी जो है इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी आप बेच सकते हो अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो, बिकॉज पार्टनरशिप में हमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने इस चीज के बारे में बात करी है। अब हम आते हैं क्लॉज नंबर 4 के ऊपर, सच माइनर मे नॉट सू द पार्टनर्स फॉर एन अकाउंट और पेमेंट ऑफ हिज शेयर of the property or profits of the firm save when severing his connection with the firm, and in such case the amount of his shares shall be determined by a valuation made as far as possible in accordance with the rules contained in section number 48। तो ये एक सिंपल सी बात बोलता है कि अगर डी को अकाउंट्स नहीं दिखा रही है, एबीसी जो है फर्म जो है ये अकाउंट्स नहीं दिखा रही है डी को, तो इस केस में डी इस चीज के लिए सूट फाइल नहीं कर सकता कोर्ट में कि मेरे को कंपनी का फर्म के अकाउंट्स देखने हैं। डी इस चीज के लिए सूट फाइल नहीं कर सकता है। लेकिन यस अगर डी बोलता है कि मेरे को रिटायर ही होना है, मेरे को इस पार्टनरशिप फर्म से कोई लेना देना नहीं है, अब यहाँ पे अगर डी इस मोमेंट पे चाहे कि मेरे को अकाउंट्स देखने हैं फर्म के, तो यहाँ पे डी देख सकता है। तो यानी कि डी के पास अकाउंट्स देखने का राइट तभी है जब वो उस फर्म को छोड़ रहा है, उससे पहले उसके पास ये राइट नहीं है। इसका प्रोवाइजो ये बोलता है कि अगर सारे के सारे पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हम इस फर्म को डिसॉल्व ही कर रहे हैं, खत्म ही कर रहे हैं, उस केस में जो है जो माइनर है उसको अकाउंट्स देखने का राइट मिल जाएगा। तो एक और एक सर्कमस्टांस है जहाँ पे माइनर फर्म के अकाउंट्स को देख सकता है। ओके अब हम आते हैं क्लॉज नंबर 5 के ऊपर। ये बोलता है कि अगर हमारे जो माइनर है ये अब मेजर बनने वाला है, 18 ईयर्स का होने वाला है, डी जो है ये अब 18 ईयर्स का होने वाला है, तो डी को अब डिसीजन लेना पड़ेगा कि उसको इस फर्म में बने रहना है या फिर नहीं बने रहना है, बिकॉज अब ये मेजर हो गया है और अब इसको फर्म के लॉसेस में भी अपना हिस्सा देना पड़ेगा। ओके अगर आगे तक फर्म लॉस भी करती है तो डी की पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेची जा सकती है इफ ही चूजेस टू बी अ पार्टनर इन द फर्म। तो इसको 6 महीने के अंदर अंदर ये चीज डिसाइड करनी है। जैसे 18 साल का हो जाए तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर डी को डिसाइड करना है कि उसको पार्टनर बनना है या फिर नहीं बनना है। अगर ये पार्टनर बनता है तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि इसको लॉसेस भी बियर करने पड़ेंगे फर्म के। ओके लेकिन अगर ये बोलता है कि मैं आज से पार्टनर नहीं हूं, मेरे को पार्टनर नहीं बनना है, तो फिर ये अपना जो भी शेयर है उसको लेके निकल जाएगा और अब डी का इस फर्म से कोई भी लेने देना नहीं होगा। ओके तो उसको ये नोटिस देना पड़ेगा। अगर इसने 6 महीने तक 6 मंथ्स तक इसने कोई भी नोटिस नहीं दिया, 18 साल होने के 6 महीने तक इसने कोई भी नोटिस नहीं दिया, तो हम ये मान लेंगे
कि ही चूजेस टू बी अ पार्टनर, तो हम ये मान लेंगे कि डी अब एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड पार्टनर है इस फर्म का, और अब उसको लॉसेस भी बियर करने पड़ेंगे। ओके, इसका प्रोवाइजो यही बोलता है। अब 6 पे आते हैं हम, वेयर एनी पर्सन हैज बीन एडमिटेड एज अ माइनर टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप इन द फर्म, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द फैक्ट that such person has no knowledge of such admission until a particular date after expiry of 6 months of his attaining majority shall lie on the person asserting that fact। यानी कि अगर हमारे माइनर जो है डी, ये बोलते हैं कि मेरे को पता ही नहीं था इस रूल के बारे में कि मेरे को 6 महीने के अंदर अंदर ये चीज़ बतानी है कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ या फिर नहीं, तो इस केस में डी को ये चीज़ को प्रूफ करना पड़ेगा कि उसको सच में जेन्युइन तरीके से नॉलेज थी ही नहीं, कि 6 महीने वाला जो रूल है उसकी नॉलेज उसको नहीं थी। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसका है टू प्रूव दिस थिंग, ये डी को ही प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, where such person becomes partner, his rights and liabilities as a minor continue up to the date on which he becomes a partner, but he becomes personally liable to third parties for all acts of the firm since he was admitted to the benefits of partnership। यानी कि अगर डी सो बोलते कि हाँ मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ, इस केस में डी को कंपनी के जो भी लॉसेस हुए हैं वो उसको बियर करने पड़ेंगे। और ये डेट कब से चालू होगी, जब से डी को बेनिफिट्स मिलने चालू हुए थे ना, जब वो 10 साल का था तब से उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं पार्टनरशिप के। इस डेट से ही जितने भी कंपनी को लॉसेस हुए हैं उसको भी डी को बियर करना पड़ेगा इफ इट चूजेस टू बी द पार्टनर ऑफ दिस फर्म। ओके, तो ये हमारा ए पार्ट बोलता है, his share in the property and profits of the firm shall be the share to which he was entitled as a minor। तो यानी कि अगर इसको 10% इसका शेयर था उस टाइम पे, तो अब जब ये पार्टनर बन चुका है उसके बाद इसको 10% ही मिलेगा, फर्म के जो प्रॉफिट्स का 10% ही मिलेगा। और अगर जो भी लॉसेस हुए हैं कंपनी को इस डेट से, जब से इसको बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हुए थे, जो भी लॉसेस हुए हैं वो भी ये 10% के शेयर के अकॉर्डिंग ही बियर करेगा। ओके, where such person elects not to be a partner, his rights and duties shall continue to be those of a minor under the section up to the date on which he gives a public notice। Okay, तो बी और सी भी देख लेते हैं इसका। His share shall not be liable for any acts for the firm done after the date of the notice, and he shall be entitled to sue the partners for his share of the property and profits according to सबसेक्शन 4। तो जब ये बोलता है कि मेरे को पार्टनर नहीं बनना है, सपोज 18 साल के बाद ये बोलते, तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट्स इसके एक्रू हुए हुए हैं, जो भी प्रॉफिट्स इसके बनते हैं, कंपनी को वो सेटल करना पड़ेगा। एंड सारे के सारे प्रॉफिट्स अब उस माइनर को जो ऑलरेडी ड्यू हैं इसके लिए, वो कंपनी को देने पड़ेंगे। और इस डेट के बाद अब जो ये हमारा माइनर है इसका इस फर्म से कोई भी लेना देना नहीं है, और अब कोई भी लॉस ये फर्म करती है उसके लिए हमारा जो ये माइनर था अब जो मेजर हो चुका है, दिस पर्सन विल नॉट बी लायबल।